हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट का जो आपका लेक्चर था वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चे एक ऐसा मेथड है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, वो तब आएगी, आपको वो अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ेगी जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, तो आप एक ऐसे इंटीग्रेंट को लोगे, उसको एक न्यू वेरिएबल लेना है आपको। फिर उस जो न्यू वेरिएबल को आपने सब्स्टिट्यूट किया, उस इंटीग्रेंट के पार्ट को, उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा इंटीग्रेंट का, वो उसमें कंज्यूम हो जाना चाहिए। तो उस तरह से हमें सोचना है, उस तरह से बनाना है, तो वो सोच के ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा हट के है, टफ नहीं बोलूंगा मैं इसको, मगर इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटीग्रेशन है, रिजल्ट के बेस पे अगर हम लोग देखें तो दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, एक होती है इनडेफिनेट, दूसरी होती है डेफिनेट। तो हमें आज हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, इनमें हल्का सा फर्क है, यहां पे प्रोसेस तो पूरा वही रहेगा हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, बस लास्ट में हम लोगों को थोड़ा सा कुछ अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। वो क्या होती है यहां पे आप लोगों ने समझना है। पहली चीज, अगर मैं बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसमें जो रिजल्ट है आपके पास, रिजल्ट वेरीज बाय ए कांस्टेंट, बाय ए कांस्टेंट। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोग क्या लगाते हो, उसके साथ में एक कांस्टेंट लगाते हो। जैसे आपके पास रिजल्ट आ जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या करते हो यहां पे c, यहां पे आप लोग कांस्टेंट नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि यहां पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिजल्ट होगा आपके पास। एब्सोल्यूट बोले तो बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। और इन डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान देना है आप लोगों ने, जैसे बच्चे अगर हम लोग लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यह आपको एक क्या दिया हुआ फंक्शन, यहां पे x क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चे अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आता है, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। फिर इसको अगर रीअरेंज करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और साथ में dx। फिर यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। देखो जो आपको इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है ना, क्या ये एस की तरह है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सम अप। इसका मतलब ही क्या होता है, सम अप करना। तो बच्चे यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और साथ में क्या है, सॉरी यहां क्या एफ डैश एक्स और साथ में क्या है यहां पे dx। ये चीज आ गई हमारे पास। यहां तक हम लोगों ने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहां पे क्या होगा ना, आपको यहां पे दिया होगा एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, एक हम लोअर लिमिट और
अपर लिमिट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको नहीं बताया होता है कहां तक आपको सम अप करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसने बोल के किया होगा कि इस चीज को यहां से यहां तक जोड़ो, सम अप करो। तो यहां पे अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिखता हूं तो इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, यहां लिख लेते हैं द इंटीग्रैंड इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं वी सम अप या एड अप द इंटीग्रैंड within the specified limits and get absolute result। यहां पे आपको बताया होगा कि इसको कहां से कहां तक आपको एड अप करना है, सम अप करना है, इंटीग्रेट करना है, एक ही मतलब है। तो यहां पे ये जो a और b ये क्या होती है इसकी लिमिट्स। तो यहां जो आपके पास ऊपर लिखी हुई है b क्या है इसकी अपर लिमिट, और a क्या है आपकी इसके पास लोअर लिमिट। मतलब इस लिमिट के अंदर ही आपको इस फंक्शन को जोड़ना है a से लेके b तक। तो यहां ध्यान दें आप लोग, बाकी सारी चीजें वही चल रही हैं हमारे पास, यहां पे सिर्फ मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, लिमिट्स, स्पेसिफाइड लिमिट्स यूज किए हैं हम लोगों ने a से b तक। तो बच्चे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b, क्या आ जाएगा यहां पे, इंटीग्रेशन करने के बाद यहां क्या हो जाएगा f डैश x, इस तरह से आपके पास हो साथ में dx। अब मैं जब इसको f डैश x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये डेरिवेटिव है, मुझे क्या मिलेगा यहां फंक्शन, मगर यहां पे मुझे c नहीं लगाना है। तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहां आपको क्या मिलेगा f ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर ये साइन हट जाएगा। हटने के बाद आपने क्या करना है, यहां दो लाइंस ड्रा करनी है ब्रैकेट्स की तरह, फिर यहां पे लिखना है आपने a, यहां लिखना है b, यहां पे c नहीं लगाऊंगा मैं, यहां पे मुझे इस फंक्शन को एड अप करना है कहां से कहां, a से लेके, ये लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां के b की वैल्यू पुट करोगे, क्या लिखोगे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस फंक्शन में आपको क्या करना है, अपर लिमिट की वैल्यू डालनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू डालनी है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेंड को सम अप करते हैं विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर, और वो होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो रिजल्ट आता है इसमें क्या आता है, एब्सोल्यूट रिजल्ट। सेम वही प्रोसीजर है, देखिए एग्जाम्पल में बोल रहा है इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। अभी तक ये क्या है आपके पास, इनडेफिनेट है ना, डेफिनेट इनडेफिनेट। इसको मुझे डेफिनेट बनाना है, तो मान लो ये बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 तक। 1 क्या है इसकी लोअर लिमिट और 2 क्या है अपर लिमिट। तो पहली चीज हम लोग सोल्यूशन में सेम वैसे ही करना है हमने, जैसे इंडेफिनेट में करते आए हम लोग। यहां मुझे क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस
और यहां पे c लगाते थे मगर अब c नहीं लगाएंगे। x की पावर यहां कितनी है 2, तो इसका क्या आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेशन का फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहला फार्मूला। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ऐसे लाइंस ब्रैकेट ड्रा करनी है। यहां कितना लिखना है मुझे 1, और यहां कितना लिखना है, ये आ गया ना आपके पास f ऑफ x, ये चीज आ गई। फिर इसमें आपको सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट, मतलब x की जगह क्या पुट करना है 2, फिर माइनस करके x की जगह क्या पुट करना है 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चे मेरे पास i क्या आएगा, ठीक है, x की जगह मुझे क्या पुट करना है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस x की जगह मुझे क्या पुट करना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चे i की वैल्यू 3, अगर आपके पास क्या आ गया एलसीएम, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7/3। देखो आपके पास ये एब्सोल्यूट रिजल्ट आया, कोई कांस्टेंट नहीं लगाया यहां पे। सिर्फ इसमें आपने ये ध्यान देना है कि इस तरह से लिखने के बाद x की जगह पहले आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम प्रोसीजर है यहां पे जो अभी तक हम लोग इनडेफिनेट के केस में करते आए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए। देखिए शाबाश, ये बोल रहा है इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अगर उसने लिमिट्स नहीं दी हैं तो वो क्या, तब क्या लगाना पड़ेगा आपको c। अगर ये लिमिट्स देगा तो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, आपको एब्सोल्यूट रिजल्ट मिलना है। तो बोल रहा है कि आपको इसको सम अप करना है कहां से कहां, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू π/2, π/2 कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इसलिए दिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहां पे आपको क्या दिया उसने, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। तो आपकी मर्जी, यहां पे लिखो x या नहीं लिखो, एक ही बात है। यहां मैं लिखूंगा 0 और π/2। तो बच्चे बाकी सेम प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x, इस तरह से इंटीग्रेशन आ गई। यहां कांस्टेंट नहीं लगाना है, ऐसे लाइन ड्रा करनी है। यहां कितना लिखना है मुझे 0, यहां कितना लिखना है, तो मतलब पहले मुझे x की जगह π/2 पुट करना है, फिर माइनस करके कितना पुट करना है x की जगह 0। तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू अपर लिमिट कितनी है sin π/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है sin 0, और sin 90 कितना होता है 1, और sin 0 कितना होता है 0। तो i की वैल्यू sin 90 होता है 1 माइनस 0, तो i कितना आ गया आपके पास 1, ये आंसर आ गया। इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, एब्सोल्यूट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। सेम प्रोसीजर वही है बच्चों, सिर्फ लास्ट में हम लोग लिमिट्स पुट कर रहे हैं इसमें, बाकी सेम वैसे ही है। जैसे आपके पास i इज इक्वल टू, ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहां मैं लिख रहा हूं x प्लस 1, इसको सब्स्टिट्यूशन भी लगाऊंगा यहां पे मैं, और फिर इसको डेफिनेट से करेंगे हम लोग वैल्यूज पुट करके। यहां ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ में dx। अब यहां अगर आपको देखो, अभी तक तो ये इंडेफिनेट है, तो मान लो मुझे वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक मुझे क्या करना है, इसमें x की वैल्यू इसको एड अप करना है। मगर यहां पे ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे दिमाग लगाएं अगर हम लोग, तो यहां हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में लेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू t। एक न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dt बाई dx। dt बाई dx किसके बराबर आ रहा है, ये 2x प्लस 2। देख लो भाई, x स्क्वायर की क्या होगी 2x, और 2x की क्या होगी 2, 4 कांस्टेंट है इसकी 0 हो जाएगी।
अब मुझे देखो इस फॉर्म में लाना है इसको, क्योंकि ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है ना, इसमें कंज्यूम हो जाना चाहिए। नीचे वाले पार्ट को तो आपने टी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो बच्चे इसको क्या मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, dt इज इक्वल टू 2x प्लस 2 साथ में dx। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं तो x प्लस 1 बन रहा है। देखो dt इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, यहां क्या बन रहा है, x प्लस 1 dx। तो इस 2 को अगर मैं यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये dt बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 साथ में dx। देखो बाकी पार्ट आ गया मेरे पास, x प्लस 1 साथ में dx की वैल्यू किसके बराबर आ रही है मेरे पास, dt बाई 2 के बराबर आ रही है। तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये x प्लस 1 dx की जगह लिखूंगा dt बाई 2, 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा। फिर नीचे की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, t, क्या लिखना है बच्चे यहाँ पे, मुझे t लिखना है। और मुझे कहां से कहां सब्स्टिट्यूट करना है इसको, x इक्वल टू, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं यार, इसको मैं 1 से या 2 से 3 कर देते हैं। कहां से करते हैं, 2 से 3 की तरफ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे x आपको करना है 2 से 3। तो मुझे बताओ dt बाई टी इसकी क्या होगी, ln ऑफ t, i इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ t। ln ऑफ t तो लिखा, यहां पे c नहीं लगाना है हम लोगों ने, यहां क्या करेंगे इस तरह से, यहां लिखूंगा मैं 2, यहां लिखूंगा 3, ठीक है। अब ये जो t है, t की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2x प्लस 4, वो लिखना है मुझे। i इज इक्वल टू 1/2, बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, ln ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, ln ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, 2 की और 3 की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां पे देखेंगे, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट करनी है। यहां पे हम लोग देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट कितनी है 3, तो मुझे यहां पे क्या पुट करना है, पहले 3 बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, ये आ गया आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और यहां पे साथ में हमने क्या लगाना है, ln, ये ln ऑफ है, ठीक है हमारे पास। अब बचाओ 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहां पे, 2 इंटू 2 प्लस 4, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट आ गई हमारे पास। यहां पे ln ऑफ दिस लिखेंगे और यहां पे भी ln ऑफ ये आ जाएगा आपके पास। क्या बात समझ आती है, ठीक है। क्योंकि देखो ln ऑफ ये पूरा एक ही चीज है ना, ये पूरी एक क्वांटिटी है। इसमें पहले आपने x की जगह 3 पुट किया, फिर 2 पुट किया, तो बच्चे अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ln ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 और 6 कितना हो गया, 15, ठीक है। 15 और 4 कितना हो गया, 19, ये आ रहा है ln ऑफ 19 माइनस ln ऑफ 2 2 जा 4, 4 और 4 8, और 8 और 4 12, ठीक है। तो मुझे आपको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, log m माइनस log n, log m बाई n, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 90/12, ये आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों को लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर ही आपको डिफाइन होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मान लो आपको दिया है इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, वो रहा 0 से लेके π/4, π/4 हो गया 45 डिग्री, पाई होगा 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास
45 डिग्री। अब ये आपको डायरेक्ट इंटीग्रेंट दिख रहा है क्योंकि ये किसकी डिफरेंशिएशन है, sec x की। sec x की क्या डिफरेंशिएशन होती है, sec x tan x। तो मेरे पास यहां पे जो रिजल्ट आएगा I इजिकल टू क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन sec x, और ऐसे लिखोगे आप लोग, यहां कितना पुट करना है 0 और यहां π/4, ठीक है, क्योंकि sec x की डिफरेंशिएशन होती है sec x और ये डेरिवेटिव है और उसका ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब I इजिकल टू क्या मैं sec x को 1/cos x लिख सकता हूं, क्योंकि 1/cos x इसका रेसिप्रोकली तो sec x होता है, तो 1/cos x ये आ जाएगा 0 से लेके π/4। अब वैल्यूज पुट करो बच्चे, I इक्वल टू 1/cos π/4, बोले तो cos 45 डिग्री माइनस 1/cos कितना आएगा 0, ठीक है। cos 45 डिग्री होता है किसके बराबर, 1/√2 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1/√2, और cos 0 होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो बच्चे ये मेरे पास I की वैल्यू आ रही है 1/√2, सॉरी cos 45 है ना, ये होगा 1/√2 माइनस 1/1, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां ध्यान दो, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो I की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती हैं। तो अभी इस पे आप लोग क्या करने वाले हो, अपनी मर्जी से कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट ले लोगे, बाकी आपका वही प्रोसीजर रहता है। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया अंडर ए कर्व, उस चीज को हम लोग समझेंगे यहां पे। तो बच्चे डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ आपको लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट को पुट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को लोअर लिमिट पुट करना है। और पुट किस में करना है, जो इंटीग्रेंट आपका आया है उस इंटीग्रेंट को इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन मिला है उस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन की आप लोगों को क्या करनी है, एप्लीकेशन देखनी है। इसकी क्या एप्लीकेशन है जो आप लोगों को फिजिक्स में यूज होने वाली है, वो है एरिया अंडर ए कर्व, एरिया अंडर ए कर्व बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया अंडर ए कर्व। एक कर्व का एरिया हम लोग निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने। क्या होता है बच्चे, अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो बच्चे ग्राफ मान लो ये इस तरह से आ रहा है, ये आपकी आ गई x एक्सिस और ये आ गई आपकी y एक्सिस और ये ओरिजिन है। ग्राफ कैसे बनता है, मैं x की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा तो वहां पे y की मुझे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, उन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास एक कर्व मिलेगी। मान लो ये कर्व आ रही है ऐसे इस तरह से, ठीक है, ये क्या आ रही है आपके पास, कर्व। क्या बात समझ आती है, ये कर्व किसकी है, y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर ए कर्व। इस कर्व का एरिया बताना है। मान लो यहां पे आपके पास x की वैल्यू कितनी है, x1, और यहां पे आपके पास x की वैल्यू कितनी है, x2। क्या मुझे बताओ आपको क्या फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है।
क्या आपको देखो कोई ऐसी बॉडी दिख रही है सिमेट्रिकल बॉडी जिसका एरिया का फार्मूला आपको पता हो? वैसी बॉडी तो नहीं है कोई ये। अगर सर्कल होता तो हम पाई आर स्क्वायर बोलते, रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू विड्थ बोलते, है ना। तो वैसी चीज तो नहीं है। इसका एरिया मुझे फाइंड करना है किसकी हेल्प से? डेफिनेट इंटीग्रेशन से। क्योंकि एरिया का मतलब क्या है? आपको इसको जोड़ना है कहां से लेके? x1 से लेके, वो उसकी लिमिट्स होंगी। ये इसकी लोअर लिमिट होगी, ये इसकी अपर लिमिट होगी इस फंक्शन की। तो यहां ध्यान देना है, इसको किस तरह से हम लोग करने वाले हैं देखें। शाबाश। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्ट्रिप लेता हूं, एलिमेंटल स्ट्रिप, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एलिमेंटल स्ट्रिप ली और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dx। बहुत छोटी स्ट्रिप है। कहने का मतलब है यहां से आप लोग कितना आगे गए? x। इस रेफरेंस लाइन से अगर इस वाले पॉइंट का x है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? x प्लस dx। इस वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस dx और इसका होगा x। तो दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा dx। तो dx इसकी क्या ली है मैंने? थिकनेस। और इसकी हाइट हम लोगों ने ली है यहां से y कितनी है? इसकी हाइट है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्ट्रिप है आपके पास, ये एलिमेंटल है, बहुत छोटी है, तो यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो एक ही जगह पे मान सकते हो ना आप लोग इसको। ये थिकनेस बहुत छोटी है भाई, तो इस पॉइंट की हाइट भी y होगी, इस पॉइंट की हाइट भी y होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट मान सकते हो। इतना छोटा होता है कि ये अप्रोच करता है जीरो को, मगर जीरो के बराबर नहीं है। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप आ गई। मुझे फाइंड करना है इस पूरे का एरिया। तो बच्चे अगर मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया है आपके पास वो किसके बराबर होगा? बताएं शाबाश। एरिया क्या ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आप लोगों को? इसकी या क्या लेंथ, ये इसकी हाइट, तो बच्चे इसका एरिया किसके बराबर होगा? y dx, लेंथ इंटू विड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास आ गई, dx और ये y। ये किसका एरिया आया? इस स्ट्रिप का। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? बहुत छोटा, बोले तो dA के बराबर, छोटा सा एरिया। किसके बराबर है ये? y dx। इस स्ट्रिप का एरिया बनाया आपने। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके सराउंडिंग में अगर मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स लूंगा, और ये छोटी छोटी मैंने स्ट्रिप्स यहां पे ली, मान लो इनको यहां से यहां तक ये स्ट्रिप्स ले रहा हूं, तो अगर इन छोटे 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 एरियाज को मैं जोड़ूंगा, क्या मुझे एरिया मिल जाएगा पूरे कर्व का? और जोड़ना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या करना है, ये छोटे छोटे डीए जोड़ने हैं, तो मेरे पास ए मिल जाएगा। मुझे बताओ टोटल एरिया ऑफ द कर्व कितना होगा? ए। टोटल एरिया कितना होगा? वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इस डीए की क्या करनी है? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक करनी है? x1 से लेके x2। तो ये आपके पास आ गया x1 से लेके x2 तक आपको इसको जोड़ना है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से आपके पास ये जो आया डीए की वैल्यू कितनी है? y dx। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। y की जगह मैं लिख सकता हूं f ऑफ x। y की जगह मैं f ऑफ x लिख सकता हूं। तो मेरे पास एरिया क्या फार्मूला आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2। यहां क्या लिखूंगा मैं? f ऑफ x और साथ में dx। ये फार्मूला आएगा आपके काम। ये फार्मूला आपको रखना है याद, ठीक है? ये रखो या ये वाला रखो। एरिया अंडर ए कर्व किसके बराबर होता है? y और साथ में dx, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग यहां देखो तो dx क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है ना, चेंज करेगा ना। ये dx जोड़ोगे आप लोग, तो उसको जोड़ना ही हम लोग क्या बोलते हैं? सम अप। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, फिर एक ऐसी बॉडी लेंगे जिसका हमें एरिया मालूम है, मगर हम इस मेथड से उसका एरिया निकालेंगे।
तो यहां ध्यान दें आप लोग, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर ए कर्व, एक कर्व का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे यहां ध्यान दीजिए, मुझे पता है अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, रेक्टेंगल, तो बच्चे रेक्टेंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है और मुझे मालूम है रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब अगर बच्चे ये एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ये आपके पास क्या आ गया, रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी ली है, L, ब्रेड्थ कितनी ली है इसकी, B, ये लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, मगर मुझे इसका एरिया अगर मैं लिखूंगा यहां पे, पहले अगर मैं लिखता हूं एरिया किसके बराबर आना चाहिए यहां पे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मगर इसका एरिया हम किससे फाइंड करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। देखो कैसे करेंगे, मान लो मैं यहां पे ऐसे एक्सिस बना लेता हूं, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं इस तरह से, और ये वाली क्या ले लेता हूं, एक्स एक्सिस। तो ये आपका ओरिजिन बन गया, मतलब इस तरह से आपने रेक्टेंगल रखा है, तो इसका एरिया ही तो निकालना है आपको, ये वाला आपको क्या निकालना है इसका, ये वाला एरिया अंडर द कर्व। वो कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मैंने रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, ये क्या आपके पास रेफरेंस लाइन। मान लो बच्चे अगर यहां से मैं x दूरी पे चलता हूं और यहां पे क्या करता हूं, एक स्ट्रिप ले लेता हूं, एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेता हूं इस तरह से, ये क्या ले ली मैंने, एक एलिमेंटल स्ट्रिप। यहां से कितनी दूर चला मैं, x, इस रेफरेंस लाइन से x चलने के बाद मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली, उसकी थिकनेस कितनी है, dx। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा x और इसका कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, dx। अब मुझे एक चीज बताओ, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप किसके बराबर होगा, इसका एरिया आएगा छोटा सा एरिया dA। अब क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको छोटा सा, तो इसकी लेंथ कितनी है, dx, तो इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू b। देखो हाइट कितनी है इसकी, b, ब्रेथ कितनी है इसकी, b, और ये वाली चीज कितनी है इसकी, dx के बराबर। अब क्या मैं इसको अगर जोड़ता हूं, dA अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया। मगर कहां से कहां तक जोड़ना है, यहां कितना है 0, और यहां कितना होगा, यहां तक ये L, 0 से लेके आपको कहां तक जोड़ना है इसको, L तक जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया। तो यहां आप लोगों ने बच्चों ध्यान देना है, देखिए शाबाश, हमें पता है कि जो टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और वो कैसे मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन करोगे किसकी, डी ए की, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके L तक। यहां पे ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो जोड़ोगे आप लोग यहां से लेके यहां तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा भाई। तो बच्चे डी ए की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, यहां पे बी डी एक्स, बी साथ में डी एक्स, कहां से कहां, 0 से लेके L। बी कांस्टेंट रहेगा हर एक स्ट्रिप के लिए, हर एक स्ट्रिप की हाइट तो सेम रहेगी ना भाई, तो बी को बाहर ले लो, इसको मैं लिखूंगा बी, अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, डी एक्स, और 0 से लेके L तक। अब मुझे बताओ dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x, क्योंकि dx जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x, क्योंकि x की ही डिफरेंशियल चेंज है, उसी का छोटा सा एलिमेंट है, तो मेरे पास एरिया यहां आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, यहां लिखना है मुझे x, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कितनी, L। अब मुझे क्या लिखना है, a इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू b, अपर लिमिट कितनी है L,
लोअर लिमिट कितनी है 0, तो एरिया किसके बराबर आएगा b इंटू एल के बराबर। तो यहां पे हम लोगों ने फाइंड किया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब सर्कल का भी एक लोग हम लोग यहां पे देख लेते हैं, सर्कल का भी एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया हम लोगों को मालूम है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है बच्चों आप लोगों ने, एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एरिया निकालना है हमें। पता है सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, मगर इसको हम किस तरह से करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग जब बोल रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन है कि ये एरिया अंडर कर्व फाइंड करता है, तो देखते हैं क्या इसकी एप्लीकेशन फाइंड कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो यहां पे अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से और इसकी रेडियस कितनी ले रहा हूं मैं r, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस r, इसका एरिया किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां ध्यान देना आपने, अगर मैं छोटे 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 सर्कल्स लूं, मतलब मान लो एक बड़ी सी रिंग है, छोटी 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 रिंग लूं तो पूरी रिंग मिल जाएगी मुझे। अगर मैं यहां से x दूरी पे चलता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं एक स्ट्रिप लेता हूं इस तरह से, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी ली हुई है मैंने dx, ये आपने क्या ले ली एक स्ट्रिप, यहां से कितना गए आप लोग x, मतलब ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी ली है हम लोगों ने dx के बराबर, और x क्या आ जाएगी इसकी रेडियस, क्या आ जाएगी इसकी। अब मुझे देखो ये स्ट्रिप्स अगर मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स जोड़ूंगा कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके r तक, यहां पे r की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये देखो x इंक्रीज होता जाएगा तो स्ट्रिप्स और आती जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, इसका एरिया किसके बराबर होना। अगर देखो इसको अगर आप ओपन कर दो, एक सर्कल को अगर आप एक वायर की तरह बना दो तो उसकी लेंथ कितने बराबर होती है उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर। अगर इस स्ट्रिप को बच्चे मैं खोलता हूं तो ये इस तरह से दिखेगी आपको, ये ऐसे दिखेगी ना स्ट्रिप आप लोगों को। इसकी लेंथ किसके बराबर होगी 2 पाई x, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है x, इसकी पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई x, और ये चीज इसकी कितनी है dx के बराबर। तो बच्चे इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया होगा dA, रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका एरिया कितना बनेगा 2 पाई x साथ में dx, ये आ गया इसका एरिया। अब मुझे बताओ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होगा, a इज इक्वल टू कहां से कहां तक जोड़ना है आपको 0 से लेके r तक, तो यहां l की जगह मैं क्या लिख दूंगा r, किसको जोड़ना है dA को जोड़ना है, और dA की वैल्यू अब लोग हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बच्चे एरिया आपके पास आ गया यहां पे a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 पाई x dx 0 से लेके r, यहां पे जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फिर क्या बचा अंदर हमारे पास x dx, कहां से लेके कहां तक 0 से लेके। अब x रेज टू पावर कितनी है 1, तो इसका क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा 2 पाई, यहां आ जाएगा मेरे पास x² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या आएगी 0 से लेके r, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करूंगा, पहले क्या आएगा a इज इक्वल टू, पहले ये 2 मैं यहीं पे कट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचा यहां पाई,
अपर लिमिट क्या है, एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, आर का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0 का स्क्वायर। तो एरिया किसके बराबर आ गया, पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके किसी भी कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हमारे पास एग्जाम्पल्स थी, मतलब ऐसी बॉडीज थी जिनका एरिया हम लोगों को मालूम होता है। एरिया मालूम होने के बाद भी हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चे कैलकुलस की बात अगर हम करें तो कैलकुलस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, और ये न्यूटन ने लिखा है। सोचो, न्यूटन के टाइम का लिखा हुआ है ये कैलकुलस, उस टाइम पे न्यूटन ने लिखा है ये, मगर हम लोगों को वहीं तक कंस्ट्रेन करना है अपने आप को, वहीं तक चलना है जितना फिजिक्स में यूज होने वाला। जहां पे बाकी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उनकी एप्लीकेशंस आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हम लोगों को जितना मैंने आपको कराया हुआ है ना फिजिक्स में, इससे आगे और आगे पीछे कुछ भी नहीं आज तक पूछा गया, और इतना ही है, इतना ही यूज होता है, इससे ऊपर लेवल नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल मैं यहां पे करा देता हूं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन की। बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ द फंक्शन, फाइंड एरिया ऑफ द फंक्शन y दिया हुआ आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द फंक्शन y विथ x एक्सिस, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको अभी बताया कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है a, इससे पहले एप्लीकेशन से पहले हम लोगों ने देखा वो किसके बराबर होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहां लिखूंगा मैं x1 और यहां लिखता था x2। अपर लिमिट यहां आप लोग लिखते थे a, या यहां लिखते थे b, यहां क्या लिखते थे f ऑफ x और साथ में dx। इस तरह से आपके पास आता। ठीक है, एरिया हमें इस तरह से। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और बाद में मुझे उसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो मेरे पास एरिया किसके बराबर आएगा, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है 2। तो यहां क्या होगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ में dx। तो बच्चे इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर की क्या हो जाएगी x क्यूब बाई 3, x रेज़ टू पावर n यहाँ 2 है, प्लस 2 टाइम x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप लोगों को 2 को बाहर निकालना है, फिर x की करनी है। अब 4 के साथ क्या लगेगा dx, और dx की क्या हो जाएगी x, तो ये आ जाएगा प्लस 4x। तो यहाँ पे आप लोगों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है 1 और ये कितनी है 2। तो बच्चे एरिया यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, ये 2 और 2 कट गया, मेरे पास क्या बच रहा है एरिया x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें लिमिट्स पुट करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आप लोग खुद पुट करोगे और देखोगे रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो आज का लेक्चर जो हमारा, यहीं पे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखो इंटीग्रेशन बच्चे जो है, इंटीग्रेशन में आपको टाइम लग सकता है अभी थोड़ा बहुत, स्टार्टिंग में परेशानी आएगी, मगर आप इस पर प्रैक्टिस करते रहोगे क्योंकि आपको उतने टफ लेवल की इंटीग्रेशन नहीं पूछने वाला फिजिक्स में। वो सिंपल जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं बस उसको अच्छे से रिवाइज करो। कैलकुलस में हमारे पास इतना ही है। बाकी मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन में बोर्ड के एग्जाम में एक हमारे पास मैथड होता है AB इनिशियो मैथड, उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आ गया जी कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।